हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा का विज्ञान से संबंधित ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और यह न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कक्षा 6 से 8 तक के साइंस पे आधारित कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और कुछ पेडागोजी से रिलेटेड हैं और शिक्षण विधि से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है। यहाँ ध्यान देना है कि हमें सबसे कम प्रभावी पूछा जा रहा है, लेस इफेक्टिव कौन सा है। पहला, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। दूसरा, निरंतर परीक्षाएं देना। तीसरा, गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करना। या चौथा, अधिगमकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। तो देखिए, किसी भी जो अगर आप प्राथमिक कक्षाओं में देखेंगे तो बच्चों को निरंतर परीक्षा देना और प्रतिस्पर्धा का सृजन करना ये सही नहीं माना जाता है। तो गणित शिक्षण में भी इन चीज़ों को हम सही नहीं मानेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, और दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन सही है कि खेल और पहेलियों से हम गणित को जोड़ेंगे, तो इससे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत होगा। और प्रतिस्पर्धा का सृजन करना भी गलत होगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा और चौथा यानी बी और डी ऑप्शन कम प्रभावी होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई मदों का कॉलम बी की मदों से मिलान कीजिए। यानी जो ए में विटामिन है और उसके कमी से जो होने वाले रोग हैं उसका आपको सही से मिलान करना है। तो यहाँ आप पहले जिन चीज़ों को जानते हैं आप उसको पहले समझ लें। जैसे बहुत सारी चीज़ को आपको पहले से पता होगा कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है, तो आप यहाँ इसे आसानी से लगा सकते हैं। उसी तरह से आपको ये पता होगा कि आयरन या लोहे की कमी से अरक्तता अनीमिया होता है, तो ये आपको लगा सकते हैं। उसी तरह से आप देखते होंगे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, तो आप इसको भी पहले लगा सकते हैं। और सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ये। और आपको पता है घेंघा या गाइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, तो इसमें आयोडीन नहीं है। तो इस तरह से चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी अगर पहला ऑप्शन वाला होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ हट जा रहा है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही मिलान हो रहा है हमारा पहला का ए का होना चाहिए 4। तो देखिए यहाँ ए का 4, बी का 5, तो बी का 5। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह कौन कौन सी गैस है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, जब कार्बन को हम लोग पूर्ण दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि CO2 बनता है, CO2। और जब अपूर्ण दहन होता है यानी कि ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है तो वहाँ पर CO बनता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, केवल एक ऑक्सीजन मिल रहा है, और यहाँ CO2 यानी कि दो ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस तरह से अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। आप यहाँ देखेंगे कि घर्षण रहित और किस चिकना सतह है, यानी कि उस पिंड पर किसी तरह का विपरीत बल नहीं लग रहा है। और न्यूटन के पहले गति नियम से आप जानते हैं
कि आपको जड़त्व का पता चलता है, यानी कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहेगी, गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई विपरीत बल नहीं लगेगा, यानी उससे कोई रोक न देगा। और जो वस्तु रुकी हुई है वो तब तक रुकी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल लगा करके उसे गति में न ला दे। इसे ही जड़त्व कहते हैं, यानी जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहने को इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। इसी गुण के कारण जो वस्तु गति में है और यहाँ देख रहे कोई विपरीत बल नहीं लग रहा है, इसके कारण ये गतिमान ही रहेगी। अतः इस पर हमें आवश्यक बल शून्य लगाना पड़ेगा, यानी कोई बल अगर हम नहीं भी लगाएंगे फिर भी यह वस्तु गतिमान ही रहेगी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इंद्रधनुष के पहले हम संरचना को थोड़ा देख लेते हैं कि यह किस तरह का संरचना होता है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर आपको एक इंद्रधनुष का थोड़ा सा फॉर्मेशन दिखाया गया है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ड्रॉप होती है, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एक तरह से लेंस का काम करती हैं और उसके अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे वो बाहर न जा करके फिर से डबल रिफ्लेक्ट कर जाती, जैसे यहाँ से सूरज की किरणें आई, आप यहाँ देखें, सूरज की किरणें आई और वो टकरा करके अंदर और फिर पुनः वो लौट जाती हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक तरह से यहाँ पे होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिधर सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में आपको ये फॉर्मेशन आपको होगा। तो हमें क्या करना होगा, चलिए तो इसमें ऑप्शन हम सही ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। आप थोड़ा सा फॉर्मेशन देके समझ गए होंगे कि किस तरह से बनता है। तो है इसमें ऑप्शन है हमारे कि यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है, तो ये ऑप्शन जरूरी नहीं है कि सूर्य ऊंचाई पर होना चाहिए, वह जहाँ वर्षा हो रहा है उसके विपरीत में होना चाहिए। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, तो ये भी सही है। और है इंद्रधनुष के चाप में सदैव ही अवतल पार्श्व की ओर लाल वर्ण तथा उत्तल पार्श्व की ओर बैंगनी रंग होता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका है कि सही कथन कौन सा है, और इसका सही ऑप्शन है ए, सी और डी, यानी कि यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। और डी है कि इंद्रधनुष के चाप में सदैव ही अवतल पार्श्व की ओर लाल वर्ण और उत्तल पार्श्व की ओर बैंगनी वर्ण होता है। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉलम ए की मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान कीजिए, यानी जो ए कॉलम में दिए गए हैं उनको कॉलम 2 से आपको मिलान करना है। तो आप पहले जिन चीज़ों को जानते हैं उसे आप छाट ले कि इसमें से आपको किन किन चीज़ों के बारे में पहले से पता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है, तो ये तो आपको पहले से पता होगा। और ये भी पता होगा कि अमीबा पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव था, यानी प्रोटोजोआ था। तो यहाँ पर डी का आप दूसरे से मिलान कर देंगे। तो इस तरह से आपको 2 पता चल गया, यानी कि बी का ऑप्शन है बी का 5 और डी का दूसरा। तो इस तरह से आप देखें कि बी में 5 किस में है, तो बी में देखिए तीसरा वाला हट जाएगा, आपका ऑप्शन बाकी रहेगा। और फिर यहाँ डी का 2 होना चाहिए, तो डी का 2 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन सी भी आपका हट जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन बच रहा है। अगर आपको कोई एक और मालूम हो जाए
तो आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो शैवाल के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक तरह का शैवाल होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा दोनों में है, तो अभी भी दोनों बने हुए हैं। और कवक जो होता है वो एस्परजिलस होता है, यानी कि C4 होता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी रखनी होगी कि कौन से सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से इसको बना सकें। अगर आपको जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की तो इसको आप याद करते चलें। इस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर हैं और आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या होगी? तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर एक दीवार है जिसमें मिरर लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ है, और आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो आप 3 मीटर की दूरी पे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका मित्र आपसे थोड़ी दूरी पे यानी कि 4 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो प्रतिबिंब भी आपका, आप ऐसे हैं तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और आपके मित्र का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ध्यान रखिएगा ये मीटर 3 है और ये 1 मीटर की दूरी यहाँ से बच रहा है। तो अब प्रश्न है कि आपके मित्र के प्रतिबिंब, यानी कि ये आपका फ्रेंड है यहाँ, तो इससे और आपके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? तो 3 मीटर इधर और 4 मीटर इधर, यानी कि 7 मीटर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इमेज ड्रॉ करके भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण काफ़ी आसान होता है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के नीचे दिए ग्रहों में से उसे चुनिए जिसका अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो जानते हैं आपको झुका हुआ या लेटा हुआ ग्रह जो है वो यूरेनस को कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले स्थान पे कौन है, या इसको क्रम में सजाइए। तो इसके लिए आप इसको चार्ट को ध्यान में रख सकते हैं। इस सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक है मरकरी, उसके बाद वेनस, तब अर्थ, फिर मार्स, तब जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और अंत में नेपच्यून। पहले प्लूटो था लेकिन बाद में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे बौना ग्रह के रूप में अब माना जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शो अस नट्स, यानी कि माई का एम से आप ध्यान रखेंगे मरकरी यानी बुध, वेरी से वेनस, इफिशियंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सो से हो जाएगा आपका सैटर्न, अस से यूरेनस और नट्स से नेपच्यून। इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शो अस नट्स, तो इस तरह से आप 8 प्लैनेट के क्रम से दूरी के अनुसार आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। यानी सबसे पहले आपको बुध आता है,
फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और अंत में नेपच्यून। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकेंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य 640 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्तकाल क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा 0.02 सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि लिटमस पेपर किस तरह के घोल में किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ आप देखिए कि अगर आप न्यूट्रल, अगर कोई विलयन है यानी कि कोई न्यूट्रल विलयन में अगर आप लिटमस पत्र को डालेंगे तो लाल लाल ही रह जाएगा और ब्लू ब्लू ही रह जाएगा, यानी नीला लिटमस पत्र नीला रह जाएगा और लाल लिटमस पत्र लाल रह जाएगा अगर कोई उदासीन द्रव है तो। अगर वह एसिडिक नेचर का है यानी कि अम्लीय गुण का है तो वह लाल लिटमस पत्र को तो लाल ही रहने देगा, लेकिन नीला को वो लाल कर देगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर एसिडिक विलयन में यानी कि अम्लीय विलयन में अगर हम लाल को डालते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि लाल वाला तो लाल रह जा रहा है, लेकिन ब्लू जो है वो धीरे धीरे लाल हो जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में यानी एसिडिक विलयन में डाला जाता है तो वो ब्लू लाल हो जाता है। अगर क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र को डालेंगे तो लाल ब्लू हो जाएगा और ब्लू ब्लू ही रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है कि इसका आविर्भाव मंद है, दूसरा यह संक्षारित नहीं होता, तीसरा इस पर खरोंच नहीं पड़ती और चौथा इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से यह महंगा है। तो असत्य की बात है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। क्रोमियम वस्तु के निर्माण के हिसाब से महंगा है तो ये सही है। इस पर खरोंच नहीं पड़ती, ये भी सही है। वह संक्षारित भी नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन इसका आविर्भाव मंद है, ये गलत है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए में दी गई फसल बोने काटने की विधियों को स्तंभ बी में दिए गए कथनों से मिलान कीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि फसल काटने का मतलब क्या होता है। तो फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, यानी पहला का हो जाएगा 3, ए का 3। दूसरा है गाहना का अर्थ क्या होता है? तो दाने को भूसे से अलग करना, तो दूसरा का हो जाएगा 4, यानी बी का हो जाएगा 4। तो आपको ध्यान रखना है ए का 3, ए का 3 आप देखिए कहाँ पे है, तो ए का 3 बी और सी में है, तो ए और डी ऑप्शन पहले ही हट जाएगा और बी का है 4, तो बी का आपको 4 ध्यान रखना है। उसके बाद है फसल चक्रण का क्या अर्थ होता है? तो विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतरत उगाना, यानी कि फसल चक्र में हम अलग अलग मौसम में अलग अलग पौधों को एक एक करके लगाते हैं। फसल को बदल बदल के मौसम के हिसाब से जब लगाते हैं तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। और टपक प्रणाली का अर्थ होता है, यानी कि ड्रॉप इरिगेशन का होता है कि जल बूंद बूंद करके जड़ों के पास गिराना, यानी बहुत सारा पानी एक बार ना डाल करके बूंद बूंद से धीरे धीरे
जड़ों में पानी को गिराना ताकि पानी की बचत हो सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? नथनों से हवा अंदर ली जाती है, पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, मध्यपट ऊपर उठता है, फेफड़े फैलते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है कि मध्यपट ऊपर उठता है, ये गलत है। अब है जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम दो संवहक कोशिकाएं होती हैं, संवहक ऊतक होती है पौधों में। यानी पौधों में दो तरह के संवहक ऊतक हैं जो भोजन लाने और कच्ची सामग्री को पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जाइलम जड़ से जुड़ा हुआ है, यानी जड़ से कच्चे सामग्री को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है या जहाँ भोजन बनता है वहाँ तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है वो फूड से रिलेटेड है, यानी कि जो भोजन बन चुका है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ऐसे आप इस यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जाइलम जड़ से लेकर के जाता है और फ्लोएम फूड को पहुंचाता है सभी भागों तक। तो अब यहाँ पर आप चुनाव कीजिए। यह एक ऊतक है तो ये सही है, यह एक नली जैसा वाहिका है तो ये भी सही है, यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से भोजन के पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है। तो ये आपको यहाँ देखेंगे कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भोजन और पोषक तत्वों का पत्ती से अन्य भाग तक नहीं पहुँचाती। जड़ से कच्ची सामग्रियों का, जैसे कि जो भी पौधों के लिए आवश्यक है, जल है, जो पोषक तत्व हैं, उसको पत्तियों तक पहुँचाता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गलत को चुनना है। अगला प्रश्न है, आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव ही। तो चलिए, सुई छिद्र कैमरा या पिन होल कैमरा क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो पिन होल कैमरा एक बंद बॉक्स होता है जिसकी एक दीवार में पिन या सुई के बराबर एक बारीक सा छेद होता है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे एक बॉक्स है और उसके एक जो दीवार है या क्षेत्र है उसमें एक बीच में छोटा सा पिन से छेद कर दिया जाता है, और इसमें बाहर से जो आप देख रहे हैं जो भी वस्तु होता है उससे जो प्रकाश आती है परावर्तित होकर के, वो इससे होकर के इसके दूसरे सतह पर चित्र बनाती है। सामने की वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश की किरणें बॉक्स के अंदर प्रवेश करती हैं और बॉक्स की दूसरी तरफ की दीवार पर लगे सफ़ेद कागज पर उस ऑब्जेक्ट का उल्टा चित्र बनता है। ध्यान रखना है कि यह उल्टा बनता है, वास्तविक बनेगा। और दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है, दाएं तरफ का बायां और बाएं तरफ का दायां हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और दाएं का बायां बनेगा। तो अब इसमें से आप देखिए कि कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है। तो ये वास्तविक होगा, सही है, उल्टा होगा, ये भी सही है, और रंगीन भी बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करती है, किंतु डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कॉपर। आप जानते हैं कॉपर काफ़ी कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह हर किसी से अभिक्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न है, धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों में रुधिर
धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। तो ये सही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रवाहित हैं, धमनियों में वाल्व होते हैं। और तीसरा है धमनियों की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पिन होल कैमरा का एक रे डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक वस्तु है और ये पिन होल से होते हुए लाइट जाता है और पर्दे पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और ये जिस तरह का वस्तु होता है उसी तरह का बनता है और रंगीन बनता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पौधों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। चौड़ी चपटी पत्तियां, तने तथा प्रकाश संश्लेषण, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो। अब इसमें से मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के कौन से लक्षण हैं? अब जानते हैं कि चौड़ी पत्तियां मरुस्थल में नहीं पाई जाती। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें कांटेदार पत्तियां होती है और छोटी से छोटी पत्ती होती है ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो, यह पहाड़ी क्षेत्रों के पौधों में ऐसा पाया जाता है क्योंकि बर्फ़ गिरने पर वो सब ढलान के रूप में नीचे आ जाए। तो इस तरह से बाकी जो हमारे ऑप्शन है बी सी और डी जो होंगे, यहाँ सी होना चाहिए, बी सी और डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है। ये भी सही है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 प्रयुक्त होती है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये गलत है क्योंकि CO2 प्रयुक्त होती है और O2 मुक्त होती है। तो यहाँ उल्टा दिया हुआ है। और डी है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है। तो ये सही है। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों समय होता है। तो ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में यानी कि दिन के समय ही होता है। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है। और हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ए बी और डी। ए बी और डी यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई बृहदांत्र से कम होती है। यानी कि जो आपको देखते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत है उसके बारे में है। ये छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नली है और बड़ी आंत जो है वो जिसकी लंबाई कम होती है। दूसरा है, क्षुद्रांत्र यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी कि छोटी आंत जो होती है वो यकृत और अग्नाशय से स्राव यानी कि वहाँ से वो एंजाइम वगैरह प्राप्त करती है। सी है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है। और डी है, अग्नाशयिक रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब आपको इसमें से सही कथन चुनना है। तो इसका सही कथन है ऑप्शन बी और सी। जैसे इसका सही कथन हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी। यानी जो क्षुद्रांत होती है वो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है।
क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है कि छोटी आंत कुंडलित होती है जिसकी लंबाई बड़ी आंत से कम होती है, तो ये गलत है क्योंकि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए बी और सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए की मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान कीजिए। पेनिसिलिन की खोज आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पर चेचक का टीका आप पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर पता हो गया, तो इस आधार पे भी आप चाहे तो अगला ऑप्शन को पता कर सकते हैं। तो 80 का यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला का 4, दूसरा का 5, सी यानी कि किन्वन का हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 लुई पाश्चर, और चौथा का हो जाएगा ऑप्शन 1 रॉबर्ट कोच। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन की चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है। ये अमूर्त संरचनाएं हैं, ये दृष्ट निरूपण है जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से चुंबकीय बल रेखा और प्रकाश की किरण के बारे में कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है बी सही है, यानी कि ये दोनों सही है, ए और बी। क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक तौर पे तो ये नहीं दिखते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से चुंबकीय रेखा, जैसे इस तरह से आप यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल बना ले, तो आप जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर हम दिखाते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। और इस तरह से प्रकाश की किरणों को भी आप दिखाते हैं इस तरह से कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये सब वास्तविक तौर पे तो होता नहीं है, इसे हम केवल समझने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता। यानी कि अगर संज्ञानात्मक हमें वैधता वैलिडिटी पता करना है तो आयु उपयुक्त चीज़ों का ही चुनाव करना होगा। नहीं तो बच्चे संज्ञानात्मक रूप से, अगर कोई बच्चा अमूर्त चीज़ों को समझने वाला नहीं है, अगर हम उसे अमूर्त चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, उस टॉपिक देंगे, तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए आयु उपयुक्तता होना काफ़ी ज़रूरी है। आपने जिन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, आपको उच्च प्राथमिक का अर्थ हुआ कि 6 to 8 के लिए इसमें से किन चीज़ों पर आपको विशिष्ट रूप से ध्यान देना है। जैसे पहला ऑप्शन है, विज्ञान को भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। ऑप्शन बी है, विज्ञान की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन सी, अकादमिक और व्यावसायिक शाखाओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। या ऑप्शन डी, वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डी ऑप्शन हमारा सबसे उपयुक्त है, क्योंकि हम विषय को अलग अलग रूप में पढ़ाएंगे तो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम विषयों को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एकीकृत रूप में पढ़ाना चाहिए, न कि उसे अलग अलग शाखा के रूप में पढ़ाना चाहिए। दूसरा, हमें ये भी नहीं सोचना है कि मिडिल स्कूल में जो पढ़ाई है वो हाई स्कूल का तनु रूप है, यानी उसका छोटा रूप है, आगे चल के उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। बच्चे जो जानना चाहते हैं हम उसे उस कक्षा में भी बता सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर समय जो शिक्षक होते हैं बोलते हैं कि
बच्चे के पूछने पर, ये अभी इसे मत जानो, जब आगे जाओगे तो खुद जान जाओगे। इससे क्या होता है कि बच्चों का जिज्ञासा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर बच्चा कोई कठिन प्रश्न भी कर रहा है या जो चीज़ उसे नहीं जानना है अगर वो भी पूछ रहा है तो हमें उसे बता देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि अभी छोड़ दो, जब तुम 10th में जाओगे या इंटर में जाओगे तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ ही लोगे। तो इस तरह से बच्चों का जिज्ञासा कम हो जाएगा। तो इस तरह से सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी? पहला ऑप्शन है पाठचर्या में ग्रामीण जीवन शैलियों को प्रतिबिंबित करना। बी, भोजन जैसे मुद्दों में कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ को पढ़ाना। सी, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। या डी, ग्रामीण स्कूली पाठचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण स्कूल पाठचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करने से शहर और गांव के बीच के खाई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखने से पहले आपको इस थोड़े से पैसेज को पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं। अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बच्चे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए और उसकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों में ने तो पौधे के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया है, जबकि अन्य मर गए। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि वे क्या कारक हो सकते हैं जिसके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है। तो एक 7 क्लास की टीचर है जो बच्चों को टमाटर के कुछ बीज देती हैं और उसे अलग अलग ऊंचाई पे लगाती है, जैसे कुछ कम गहराई पे और कुछ ज़्यादा गहराई पे लगाती हैं, और उस सबको समान रूप से देखभाल होता है। फिर भी कुछ पौधा तो आगे बढ़ पाता है लेकिन और पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो इससे जब बच्चे गतिविधि करते हैं ऐसा और वो अवलोकन करके लिखते हैं तो उससे उनका कौन सा कौशल विकसित होगा, हमें इसमें यही बताना है। तो इसका है परिकल्पना करना। अब इसमें बच्चे यह परिकल्पना करेंगे कि आखिर क्या कारण हुआ होगा कि कुछ पौधे बढ़े और कुछ नहीं बढ़े। तो इस तरह से यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, इसमें अनुच्छेद फिर से है। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया, जिसे विलियम व्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली किंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति न बंद कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक लिया। उसने इस अवसर का प्रयोग अमाशय के अंदर झांककर पाचन क्रिया को समझने के लिए किया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है? पहला, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसारित होता है। दूसरा, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। यह पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगला है, विज्ञान के शिक्षण और अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। मतलब यह ध्यान देना कि बच्चे सही उत्तर ही प्राप्त करें, यह एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे गलत करके ही सही सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर
की संकल्पना समझाने के लिए शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दाब से निम्न दबाव की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? तर्क देना, तुल्य रूपता, वास्तविक वस्तुएं, खुले सिरे के सवाल पूछना। और इसका सही जवाब है तुल्य रूपता, यानी कि जिस तरह का कोई चीज़ है उसी तरह का कोई उदाहरण देना तुल्य रूपता कहलाता है। अगला है, एक शिक्षिका अपने कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही है। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है। बलुई मृदा, मृण्मय मृदा और दोमुट्टी मृदा, यानी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी। वह हर मृदा के गुण धर्मों की व्याख्या उसके कणीय प्रकृति के आधार पर करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती है और फिर सब नमूनों की अंतःस्रावन दर में अंतर को भी दर्शाती है। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। क्योंकि इसमें बच्चों का ठीक से जांच नहीं हो पाएगा। ये एक तरह से बच्चे की समझ तो बढ़ाएगा, लेकिन बच्चों का इसमें जांच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिक्षक खुद सारे प्रयोग कर रहे हैं और खुद ही सारी चीज़ों को यहाँ पर बता रहे हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार के ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन में से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? मोमबत्ती जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कि मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, क्योंकि ढक्कन बंद करने से केवल यह पता चल रहा है कि इसमें वायु नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या कौन सा गैस नहीं मिल पा रहा है ये निर्धारित करना मुश्किल है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।